हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कॉलेजेस की तरफ जाने के लिए। और हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी दुरुस्त रहे, आप अच्छे कैंपस तक पहुंच पाएं। इसलिए लेके आते रहते हैं लेटेस्ट वीडियोस जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में और देते हैं आपको पूरी जानकारी 2025 के एडमिशन जर्नी के बारे में। आज की वीडियो में हमारे साथ है बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत ग्रेटर नोएडा के प्रीमियम बी स्कूल से, जो कि बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपके इस साल के सफर को बना सकते हैं बहुत ही आसान। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अंकित आनंद मिश्रा सर, जो कि रीजनल हेड है आउटरीच टीम से GIMS ग्रेटर नोएडा से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं अंकित आनंद मिश्रा सर। तो सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे थैंक यू सर इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। तो आज सर के साथ हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं कैंपस के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले सवाल के साथ। तो सर पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस क्वेश्चन से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। जैट का रिजल्ट ऑलरेडी आने वाला है, जैट के आंसर की आ चुकी है, कैट का रिजल्ट बच्चों के पास आ चुका है, डिफरेंस एंट्रेंस अब जो बचे हुए हैं थोड़े बहुत एंट्रेंस बचे हुए हैं। तो कई सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं, पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, उसमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो सोच रहे हैं यार मैं ना ड्रॉप कर देता हूँ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो अगले साल मैं लूंगा। तो सर आपका एक्सपीरियंस काफी है इस इंडस्ट्री में, आप बहुत बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, कंपनीज आप देखते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो सर आप इस पे क्या रोशनी डालना चाहेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे? सी जैसा आपने कहा कि ये कंसर्न हमेशा हर बच्चे के माइंड में रहता है जो भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स अपीयर कर रहा है, चाहे वो कैट हो, मैट हो, जैट हो, अब तो CMAT भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है। सो जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी रिजल्ट आ गया, जैसे कि कैट या जैसे कि द जैट आंसर की इज ऑलरेडी आउट, राइट, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत जल्दी जैट का रिजल्ट भी अनाउंस होता हुआ हम देखेंगे। सो ऐसे में जो स्टूडेंट माइंडसेट है जिसमें ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है कि या तो हम कंटिन्यू करें किसी भी बी स्कूल के साथ, या फिर हम ईयर ड्रॉप ले लेते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में देखिए क्या होता है जनरली, अगर आप एज अ स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव सोचें तो स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से आप जो सोच रहे हैं, आप ड्रॉप लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्किंग एज दैट लेवल की जो रिक्रूटर्स प्रोस्पेक्टिव है वो ये सोचता है कि अगर किसी स्टूडेंट का 1 ईयर का एकेडमिक गैप है, सो दैट 1 ईयर एकेडमिक गैप यूजुअली उन स्टूडेंट्स को 3 साल पीछे लेके जाता है। ओके, राइट, तो 1 ईयर एकेडमिक गैप टेक्स अ स्टूडेंट 3 years बिहाइंड एज अ रिक्रूटर प्रोस्पेक्टिव। अब वही उस केस में जहां पर एक स्टूडेंट जो कि एक अच्छा परसेंटाइलर है लेकिन कहीं ना कहीं उस कट ऑफ को वो स्कोर नहीं कर पाया जो एक अच्छे एलीट इंस्टीट्यूशंस के लिए एलिजिबिलिटी को मैच करे, राइट। तो वैसे केस में भी स्टूडेंट जो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है और कुछ मार्जिन परसेंटाइल से रह जाता है किसी एलीट बी स्कूल्स में जाने के लिए, तो ऐसे केस में उसकी वो 1 ईयर की ड्रॉप या उसकी प्रिपरेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि हो सकता है कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो कर पाया हो, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में दैट परसेंटाइल इवन गेट इंक्रीज। हमने दोनों ही केसेस देखे हैं। हमने वैसे भी केसेस देखे हैं जहां पर स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया और अधिकतर ऐसे केसेस हमने ज्यादा देखे हैं जिसपे 1 ईयर का एकेडमिक गैप लेने के बाद स्टूडेंट की परसेंटाइल इवन और ड्रॉप डाउन हुई है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीयर प्रेशर। राइट। तो ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है जो आपने एक बहुत सही क्वेश्चन पिन पॉइंट किया। सो आई थिंक that is the reason। तो सर यहाँ पे आपने बिल्कुल सटीक एक बात कही कि बच्चे की प्रोफाइल भी मैटर करेगी, कि आपका कुछ मार्जिन से अगर छूटा है और आपकी प्रोफाइल ही मजबूत है, थ्रू प्रोफाइल मजबूत है, देन यू कैन टेक अ ड्रॉप। और सर व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं, उन पे आपका कैसे है? सी अगर आप वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है और साथ के साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और अगर उसमें अगर आपकी स्कोर्स बहुत अच्छी नहीं भी है तो हो सकता है कि आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए भी अपनी प्रिपरेशन को उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप दे सकते हैं। यस, बिकॉज़ एज अ रिक्रूटर प्रोस्पेक्टिव अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। वो आपकी प्रोफाइल को और एनहांस करने नहीं देगा प्रोफाइल को, सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। राइट। एंड सर व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट जो घर बैठने का सोच रहे हैं सर? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप घर बैठने का सोच रहे हैं तो फिर आप सिर्फ घर पे ना बैठें,
अगर आप ड्रॉप लेते भी हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग इन द बैकअप। Okay. जैसे कि आप किसी लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी इंटर्नशिप्स में जा सकते हैं, और या फिर अगर आपको मौका मिलता है कि आप किसी वर्क एक्सपीरियंस को ग्रैब करें, तो डेफिनेटली वो आपकी प्रोफाइलिंग को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। बट अगर मोस्टली अगर देखा जाए तो ईयर गैप हम हमारे एक्सपर्ट्स जैसे कि आप या कोई भी हम सजेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। राइट। तो अंकित सर ने बिल्कुल सटीक शब्दों में बता दिया कि अगर आपको गैप लेना है तो किन सूरतों में आप गैप ले सकते हो, किसके साथ आप गैप जस्टिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ वैसे तो हम यही मानते हैं कि गैप ना लें और अपनी करंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आप कॉलेज का चुनाव करें तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। राइट। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि ये साल गैप लेने का नहीं होगा, और इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ कि जितना जल्दी आप इस रेस में दौड़ेंगे उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वरना जितना धीरे आप जाएंगे तो आपको कल को उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी झेलना पड़ सकता है। तो सर सेकंड क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से मिलता हुआ आपने बोला कि यार गैप नहीं लेना, आगे बढ़ना है। अब सर सही कॉलेज का चुनाव, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बच्चे जिनका टीयर 2 हो रहा है, टीयर 1 हो रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका ड्रीम कॉलेज उन्हें मिलने जा रहा है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम बात करते हैं टीयर 3 कैंपस के लिए। टीयर 3 कैंपस में एक बच्चा सही कॉलेज का चुनाव किन पैरामीटर्स के बेसिस पे करे? अगेन आई वुड अप्रिशिएट कि आपने ये जो क्वेश्चन अराइज किया, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के माइंड में जो रहता है। जनरली ये उस कंफ्यूजन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। सो बेसिकली अगर उन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें एज अ स्टूडेंट माइंडसेट, या उस मैकेनिज्म को हम समझे कि किन पैरामीटर्स के बेसिस पे एक स्टूडेंट अपने लिए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन को चूज कर सकता है, तो उसमें मुझे लगता है कि सबसे पहली जो चीज आती है वो है लोकेशन, बिकॉज लाइक लोकेशन डेफिनेटली पुट्स अ मेजर इम्पैक्ट अपॉन द स्टूडेंट्स करियर। राइट। सो वो उस लोकेशन को चूज करें जहां पर उनके पास अपॉर्चुनिटीज बल्क में हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, नेटवर्किंग हो, आप अपना पीयर ग्रुप क्रिएट कर पाए, तो दैट लोकेशन इज गोइंग टू पुट अ मेजर इम्पैक्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है कि आप कोर्स एकेडमिक्स देखें, एकेडमिक कंटेंट देखें, उस कोर्स करिकुलम की 2 इयर्स के ड्यूरेशन में आपको क्या कराया जा रहा है, आप वो एकेडमिक पार्ट देखें। सो इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है कि आप प्लेसमेंट्स ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स में इंस्टीट्यूशन ने क्या डिलीवर किया है। सो ये एकेडमिक्स और प्लेसमेंट्स दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। एकेडमिक्स अच्छा है तो प्लेसमेंट्स डेफिनेटली अच्छी होगी। आउटकम तो प्लेसमेंट, एग्जैक्टली, प्रोग्राम आउटकम तो डेफिनेटली एटमोस्ट जो कंसर्न है किसी स्टूडेंट्स का वो प्लेसमेंट्स का ही है। तो डेफिनेटली दैट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज प्लेसमेंट। देन द ROI, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सिंस आप उसका क्या रिटर्न रिकवर कर रहे हैं, so that definitely going to be based upon the placements, academics and location, all three, right? So that is the fourth most important parameter, and ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो definitely students को help out कर सकती है in taking the effective decisions to choosing the best of the best colleges for themselves. तो सर ने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सिंपली हमें समझा दिया कि यार ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप सही कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। मैं मानता भी हूँ सर, आपका पॉइंट बिल्कुल सही था। लोकेशन जो अपनी वीडियो में बताता भी अपने बच्चों को, आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, जहां से आप ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आपने पहले नंबर पर रखा है इस पैरामीटर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे कंपनीज ही नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चे सर ऐसे देखता हूँ, मैं आपकी बात से रिलेट कर पाया, जो हिल स्टेशन पे जा रहे हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कंपनीज ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनको आना तो दिल्ली में पड़ेगा या मुंबई पड़ेगा या पुणे पड़ेगा या बैंगलोर पड़ेगा, बट लोकेशन ऐसी चूज कर रहे हैं जहाँ पे कंपनीज ही नहीं है। तो आप इस पर्टिकुलर डोमेन में जॉब एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छा रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो सही था सर, आपको बिल्कुल जवाब दिया। अंकित सर आपने बिल्कुल सही कहा, पैरामीटर्स पे आपने डिस्कशन किया और ये पैरामीटर्स जो आपने बताया ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके बच्चों से हम कहते रहते हैं हमेशा। तो सर आपने बोला कि यार ये पैरामीटर चूज करो, कॉलेज से समझ में आ जाएगा, तो पॉइंट समझ में आया मुझे। बट जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन की, तो ये बच्चे एक बात पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बात होती है कोर्स कौन सा चूज करें। तो सर कोर्स, क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, 2 ऐसे कोर्स हैं जिसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तरफ तो है MBA और एक तरफ है PGDM। एक तरफ ऐसा कोर्स है जो बचपन से लेकर आज तक चाचा, मामा, ताऊ, पापा सबने सुना हुआ है, और एक तरफ एक ऐसा प्रोग्राम है जो मेजरली ये बच्चा तब सुनता है जब MBA ढूंढ रहा होता है। तो सर इनके लिए कौन सा प्रोग्राम अच्छा है और दोनों प्रोग्राम में मेजर डिफरेंस क्या है? ठीक है। सो अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि लर्निंग नेवर गोज वेस्ट।
तो आप चाहे अपनी एजुकेशन किसी भी कोर्स के साथ चूज करें, यू नो दैट लर्निंग आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। बट रही बात आपने जो क्वेश्चन अराइज किया, और एक मेजर कंफ्यूजन इसमें भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को डेफिनेटली फील होता होगा कि विच कोर्स कैन बी यू नो सुटेबल फॉर देयर करियर। सो ऐसे में दोनों कोर्सेज की बात होती है। एक तरफ हमारा यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कोर्स, university course which is MBA, and which is another, there is industry kind of design and industry oriented PGDM program. So इन दोनों कोर्सेज में, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि वन इज द यूनिवर्सिटी कोर्स एंड वन इज कंप्लीटली इंडस्ट्री डिजाइन एंड डिलीवर्ड कोर्स, PGDM। तो मुझे लगता है कि जो ये MBA का कोर्स करिकुलम है, जहां पर यूनिवर्सिटी का एक मेजर रोल आता है, राइट, तो वो कोर्स करिकुलम जो यूनिवर्सिटी तय कर रही है, और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम एक सेम काइंड ऑफ रिपीटेड सिलेबस या ट्रेडिशनल सिलेबस को हम कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। बट अगर आप उसे ठीक इंडस्ट्री को देखें, तो इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करते हुए आप ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। राइट, जब तक 3G पढ़ा तब तक मार्केट में 5G आ गया। यस, तो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, हमने एक छोटा सा एग्जांपल अगर लें, तो हमने प्री कोविड जो हमें इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया और आज जिस हम इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंप्लीटली बहुत डिफरेंट, राइट। तो आज के डेट में जहां नए जॉब रोल्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जहां पर इंडस्ट्री पूरी तरह से हाइब्रिड मोड में शिफ्ट हो चुकी है, कोविड में फॉर द सर्वाइवल बिजनेस को अपना मॉडल चेंज करना पड़ा। वेरी ट्रू, राइट। तो ऐसे केस में एक रिपीटेड ट्रेडिशनल आउटडेटेड कोर्स करिकुलम थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो इनसफिशिएंट हो जाता है, और ऐसे में ही बात आती है एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड PGDM प्रोग्राम की। सो टर्मिनोलॉजी दोनों की सेम है, दोनों ही प्रोफेशनल कोर्सेज है, ड्यूरेशन भी सेम है, लेकिन एक तरफ एक यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्शंस के साथ बंधा हुआ कोर्स है, और एक तरफ PGDM कोर्स जो कि पूरी तरह से इंडस्ट्री डिजाइंड एंड डिलीवर्ड है। सो दोनों में यही फर्क है कि एंड ऑफ द डे जिस स्टूडेंट को कॉर्पोरेट जॉब में जा रहा है, तो कॉर्पोरेट नीड्स के हिसाब से उसे अपने कोर्स कंटेंट को परस्यू करना चाहिए, अपने स्किल सेट को एनहांस करना चाहिए, जो कि कई बार यूनिवर्सिटी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से जैसे कोर्सेज में नहीं हो पाता। राइट। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि दोनों ही प्रोग्राम में जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट मिलने वाला है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपका विजन क्या है, आपका अपना ड्रीम क्या है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द कोर्स। सर अभी तक तो आप बहुत अच्छे से हमें आंसर कर पा रहे हैं, और मेरे जो पेरेंट्स हैं इस बात से संतुष्ट भी होंगे कि जो भी आपने बातें बताई हैं वो काफी क्लियर कर पा रही हैं उनका रास्ता। सर मुझे जो मैक्सिमम बच्चे देखते हैं, अगर मैं बात करूं 100% बच्चों में 80% बच्चे इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। सर Tier 1 कैंपस मिलता है तो कोई टेंशन नहीं होती, हम इनफैक्ट मिठाइयाँ पूरे मोहल्ले में बांट देते हैं। Tier 2 भी मिलता है तब भी हम खुश हो जाते हैं। बट जब बात आती है Tier 3 कैंपस की, जहाँ पे मैक्सिमम चंक जाता है इंडिया का, तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल होता है कि कहीं माँ बाप का पैसा वेस्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम प्लेसमेंट ले ही ना पाए, कहीं ऐसा ना हो जो लोन लिया वो चुका ही ना पाए, और बच्चे अपने ऊपर बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं। वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट कर पाते हैं कि भाई कॉलेज तो ऐसा मिल जाए जो कह दे कि भैया तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ पड़ा है, और मुझे भी वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आए, बट वो आ नहीं पाता। तो सर उन बच्चों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, और क्या कैसी मार्केट रहेगी 2025 की? मेरा दूसरा सवाल रहेगा जॉब मार्केट के लिए, कैसी मार्केट रहने वाली है मैनेजमेंट के फील्ड में, क्या उनका डिसीजन सही है या नहीं? ठीक है, तो आपने कहा कि स्टूडेंट उस सेल्फ डाउट में है कि वो क्या वो कर पाएगा या नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो बच्चे को ये सोचनी चाहिए कि वो अपने आखिरी 2 साल के एकेडमिक लाइफ को जीने जा रहा है, और उस आखिरी 2 साल के एकेडमिक लाइफ में वो क्या सीख रहा है जो उसे प्लेसेबल बनाए, उसकी स्टूडेंट जर्नी को एम्प्लॉय जर्नी तक लेकर के जाने के लिए, या उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने उस डर के ऊपर काम करना होगा। वो डर क्या हो सकता है? किसी की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, या हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ऐसे वीक पॉइंट्स पे अगर आप मेहनत करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो वो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सही रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके आप अपने उस डर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो सजेशन है आपके स्टूडेंट्स के लिए वो यही होगा
कि पहले तो अपने ऊपर आप शक करना बंद करें। Very true. आपको अपने ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए कि आप कर पाएंगे या नहीं। अगर आप अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं जो वापस नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको अपना 100% देना है। Very true. तो उसके लिए आप अपने लेवल पे जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं, जितने अपना वीक एरियाज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेशक कीजिए। क्योंकि वही है जो आखिरी 2 साल के एकेडमिक लाइफ के बाद आपको कॉर्पोरेट में स्टेप इन करते हुए मदद करेगा, आपको उन रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैनेजरियल जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना। Very true. सो वो कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट अप होगा जब आप अपने स्किल सेट को एनहांस करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को आप एनहांस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को और ग्रूम करेंगे। राइट। तो मुझे लगता है कि वो आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रिसोर्स साबित होगा कि वो आने वाले टाइम में आखिरी 2 साल के करियर के लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सर इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी था कि जॉब मार्केट कैसी रहने वाली है जो बच्चे 2025 में प्लान कर रहे हैं एजुकेशन का। देखिए, मार्केट हमेशा से ही अच्छी रही है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि आज के डेट में हमारी कंट्री में अगर एम्प्लॉयबिलिटी की कोई कमी है या एम्प्लॉयमेंट में कोई कमी आ रही है, तो ऐसा नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, वो है एम्प्लॉयबिलिटी। अगर आप में वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ करके उसको टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट को में सरवाइव करने के लिए वो शायद स्किल सेट आप एक्वायर ना कर। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो आपके पास वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे में कंपनीज जैसी भी हो, जिस सिचुएशन में भी हमारी इंडस्ट्री रहे, कभी भी काम करना बंद नहीं होगा। कोविड में ही देख लीजिए, इंडस्ट्री ने काम किया और बहुत अच्छा किया और डेफिनेटली बहुत अच्छा किया। तो सर्वाइवल का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, अपने आप को अपग्रेड करना। राइट। और जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी हम इतना ग्रो कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जहां तक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने 2 इयर्स के एकेडमिक जर्नी के ऊपर काम करना है, ताकि आगे आने वाले समय में अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट्स मिल सके उन्हें। आप एक चीज मैं जरूर और कहना चाहूंगा इसमें, क्योंकि किसी भी कैंपस ड्राइव में आने वाली कंपनीज का जो माइंडसेट है, वो कंपनीज किसी स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए कैंपस पे नहीं आ रही, दे आर कमिंग टू रिक्रूट एन एम्प्लॉय। राइट। तो वो स्टूडेंट टू एम्प्लॉय की जो जर्नी है या उस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में स्टूडेंट क्या कुछ सीख रहा है, वही है जो उसे वो प्लेसमेंट या वो एम्प्लॉयबिलिटी दे सकता है। वेरी ट्रू। तो सर ने कह दिया है कि लास्ट लैप होने वाला है और ये आपको बहुत तेज दौड़ना है और पूरी शक्ति के साथ दौड़ना है, तभी आप इस रेस में जीत पाएंगे। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो अब आपके मन में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके पास एक राइट स्किल सेट है ना, तो कोई भी प्लेसमेंट में आपको नहीं रोक सकता। एक किस्सा मैं जोड़ना चाहूंगा इसी के साथ सर, आपके लास्ट आंसर के साथ। अभी हाल ही में कॉलेज पे मैंने वीडियो डाली और कॉलेज बहुत बड़ा नामी गिरामी कॉलेज था, अच्छा कैंपस है काफी, और बहुत सारे बच्चे वहां भी अप्लाई करते हैं। तो एक कमेंट आया उस पर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और कमेंट पूरा हिंदी में लिखा हुआ था कि बहुत घटिया कॉलेज है, मैं तो यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे तो कंपनी आती नहीं है, मेरा तो 10,000 का ही प्लेसमेंट लगा, फेक गारंटी मिलती है कैंपस के अंदर। पूरा कमेंट हिंदी में था, सिर्फ एक वर्ड उसका इंग्लिश में था जो कि था कंपनी, और उस कंपनी की स्पेलिंग गलत थी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कॉलेज इंस्टीट्यूशन पूरी मेहनत करेगा आपको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, पर आपको अपने स्किल सेट पे काम करना है। मैं ऐसे बच्चों को जवाब देना चाहूंगा जो सबसे पहले भाग के कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जो कि सर ने भी कहा, अगर आप अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे तो कोई भी धरती पे ऐसी ताकत नहीं है जो आपका प्लेसमेंट लगवा पाए, क्योंकि किसी के भी चाचा मामा ताऊ की कंपनी नहीं होती जो हमारे कहने पे आपको प्लेसमेंट लगा दे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सर दूसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अपने इस पूरे आज की चर्चा को समराइज करने के लिए मैंने सवाल लिया है। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, कोर्स आपने चूज करवा दिया, आपने बोला कि कॉलेज कैसे चूज कर सकते हैं, हमने बात करी प्लेसमेंट की, हमने बात कर ली। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्पेशलाइजेशन का। सर आपका एक्सपीरियंस काफी है इस फील्ड में और आप बहुत बच्चों से मिलते हैं। हमारे स्टूडेंट को और हमारे दर्शकों को जो मैनेजमेंट के फील्ड से नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है,
उनको कोई भी आप 2 स्पेशलाइजेशन बताओ जिसको आप बोलोगे कि यार ये तो ऐसी स्पेशलाइजेशन है इसमें आप मास्टर स्ट्रोक मार सकते हो। ठीक है। सो स्पेशलाइजेशन चूज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। और इस चैलेंज को हम ऐसे फेस कर सकते हैं कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, कि हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। राइट। और तीसरा, मार्केट का ट्रेंड क्या है। वेरी ट्रू। तो इन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होगा। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, और अधिकतर जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड है, आज के टाइम पर मैनेजमेंट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। आपने भी नोटिस किया होगा, इस कैट 24 में अपीयर्ड स्टूडेंट्स अधिकतर ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। वेरी ट्रू। और इवन टॉप 13 स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। स्ट्रेंज। एग्जैक्टली। सो ऐसे में सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, ह्यूमैनिटीज और साथ ही साथ कॉमर्स तो है ही। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जब अपने स्पेशलाइजेशंस को चूज करने की बात करता है, तो सबसे पहले तो उस फंडामेंटल्स को समझे कि उसके मैनेजमेंट कोर्स के एरियाज में एक्सपर्टाइज कौन कौन सी है। बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस हैं जो उनके एकेडमिक बैकग्राउंड, उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो चूज कर सकते हैं। रही बात आज के टाइम पर अगर हम किसी ऐसे ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशंस की बात करें, तो आई थिंक एनालिटिक्स, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट। मेरे दर्शक इस जवाब को सुनना चाहते थे आपसे। बिजनेस एनालिटिक्स। राइट, बिजनेस एनालिटिक्स। राइट। So business analytics is one of the very trending specialization. True. And this is one of the very highest paid job opportunity also in India. तो business analytics can be applied anywhere. अगर हम मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग के साथ भी एनालिटिक्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, एचआर के साथ भी, फाइनेंस के साथ भी, और इस तरह से कोई भी 2 स्पेशलाइजेशंस का कॉम्बिनेशन चूज किया जा सकता है। राइट। और सर दूसरी स्पेशलाइजेशन कौन सी रहेगी? सो देखिए, हमेशा से मार्केटिंग एक ऐसा स्पेशलाइजेशन रहा है जो रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोगों के लिए खास माना जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग, सेल्स जैसे स्पेशलाइजेशंस। सर सेल्स मत बोलेगा, बिकॉज ये बच्चे सेल्स से डर जाते हैं, और सेल्स अलग स्पेशलाइजेशन है। मैं भी अपने दर्शकों को बोलता हूँ, मार्केटिंग इज डिफरेंट। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडियाज। सर भी आप मानेंगे, अगर आप क्रिएटिव हैं तो अपने ब्रांड को आप समझना जानते हैं, तो मार्केटिंग आपके लिए बराबर है। तो सर मार्केटिंग पे आप प्लीज गौर कीजिए, बिकॉज सेल्स बोल के ना ये बच्चे एकदम से डर जाते हैं, यार सेल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे अगर मैं एचआर की बात करूं, एचआर आल्सो हैज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट। वैसे ही जैसे कि मार्केटिंग में अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग में रिसर्च भी आता है, राइट। मार्केटिंग में एनालिटिक्स भी आता है, राइट। और मार्केटिंग में का ही एक छोटा सा पार्ट सेल्स भी है। लेकिन मार्केटिंग का आउटकम सेल्स हो गया। एग्जैक्टली। तो वहां पर अगर हम ये देखें कि स्टूडेंट को किस स्पेशलाइजेशंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तो वो किसी ऐसे स्पेशलाइजेशन को चूज करें जो कि ट्रेंड में हो और जो मैनेजमेंट में हमेशा से एवरग्रीन रहा है। तो एक तो मैं समझता हूं कि मार्केटिंग कैन बी एन ऑप्शन, और दूसरा उसके साथ एक कॉम्बिनेशन हो सकता है एनालिटिक्स का। सो बिजनेस एनालिटिक्स, जिसमें जो कोर प्रोफाइल स्टूडेंट्स को मिलेगी, अगर हम मार्केटिंग के भी जो कंफ्यूजन की बात करें थे, मार्केटिंग और सेल्स, तो बिजनेस एनालिटिक्स के साथ आगे अपने मैनेजमेंट कोर्स को परस्यू करने वाले स्टूडेंट्स वो टेक्निकल स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं जो मार्केटिंग रिसर्च जैसे डोमेन में काफी इस्तेमाल की जाती है। राइट। तो ऐसे में आपका प्रोफाइल मार्केटिंग तो होगा, लेकिन आप उस मार्केटिंग के डोमेन में आप रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वेरी ट्रू। रादर देन, और आज की डेट में सारा डेटा मौजूद है, रिसर्च आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो घाटे का सौदा करे। करेक्ट, राइट। वेरी ट्रू। सर आपने बिल्कुल बहुत अच्छे समझाया स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो मुझे उसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन नजर आया, और जो मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को हमें क्लियर करना जरूरी है। सर जब हम बात करते हैं सेल्स की, क्योंकि मेजर बड़े कॉलेज में देखा है कि सेल्स की प्रोफाइल पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट दिखते हैं, तो सर सेल्स से बच्चे क्यों डरते हैं और क्यों नहीं डरना चाहिए इन्हें? सर जैसे ही हम सेल्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है टारगेट। और मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट में या फिर कहीं भी अगर टारगेट नहीं है तो ग्रोथ नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, और क्योंकि जिस बच्चे में वो स्किल्स नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की या अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने की, तो वहां पर वो लैकनेस होगी हमेशा कॉन्फिडेंस की, और कम कॉन्फिडेंस वाले बच्चे ही अक्सर टारगेट या सेल्स से पीछे हटते हैं। और ऐसे में मैं यही समझाना चाहूंगा कि आपके स्टूडेंट्स इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि अगर उनका
जॉब डोमेन अगर सेल्स भी है, तो वो ऐसी चीज है जो हमेशा उन्हें अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम अर्न करने में हेल्प करेगी। इंसेंटिव बहुत अच्छे होते हैं। इंसेंटिव बहुत अच्छे होते हैं, कंपनीज बहुत अच्छी होती हैं, बस सही कंपनी को चूज करना है सही प्रोडक्ट के साथ। सही आप बात क्या है। सेल करते हैं ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी। तो सेल्स से आप घबराए नहीं, सेल्स को आप पॉजिटिवली लें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना टारगेट के आप अचीव कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे को ग्रो करना है, उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है, तो हमेशा वो किसी ना किसी चीज का टारगेट लेकर के चलता ही है। जैसे कि आने वाले आपके 25 सेशन के स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, वो भी तो एक टारगेट है, राइट? तो टारगेट से ना घबराएं, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, और आप देखेंगे कि सेल्स जैसी जॉब रोल में सबसे ज्यादा अर्निंग वो और मजा भी आएगा। मजा भी आता है और अर्निंग भी वहां कर पाता है बच्चा। राइट, सर ने बिल्कुल सही कहा। डिपेंड ये करेगा कि कैसी कंपनी आप चूज कर रहे हो। एक अच्छा प्रोडक्ट अगर आपके पास है तो सेल तो चुटकियां बजा के हो ही जाती है। Exactly. सर, अभी तक आपने इस चर्चा को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए रखा और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जो 2025 में हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, ये सारे जवाब आपके। तो सर, अब आपके कॉलेज पे हम कुछ क्वेरीज लेके आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ भी अप्लाई करते हैं और हमें ये क्वेरीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से आती रहती हैं। तो हमने सोचा आज आप आए हो तो आपसे सारी क्वेरीज क्लियर करवाएंगे। सर, पहली क्वेरी होने वाली है, कई सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमने कोई एंट्रेंस नहीं दिया है, कोई एंट्रेंस हम नहीं दे पाए हैं, तो GIMS का एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा PGDM प्रोग्राम के लिए? ओके, सो सबसे पहले तो जिन एंट्रेंस एग्जाम्स को हम एक्सेप्ट करते हैं, सो वी एक्सेप्ट कैट, मैट, ZAT एंड CMAT। ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव आवर ओन एंट्रेंस एग्जाम। तो हमारी जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो ऐसे किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू तो होती ही है, लेकिन हमारा क्योंकि अपना एंट्रेंस एग्जाम है, वी कॉल इट एज GAT, जिम्स एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहा जाता है। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो उसे एंट्रेंस एग्जाम तो खैर देना है, लेकिन साथ के साथ वो हमारे एंट्रेंस एग्जाम को भी अपीयर कर सकता है, और अगर वो उसे क्वालिफाई कर पाता है तो देयर इज अनदर सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच इज अबाउट अपीयरिंग फॉर GD एंड PI राउंड्स। सो 3 राउंड का एक सिलेक्शन का प्रोसेस है हमारा। उस 3 राउंड के सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह बना पाते हैं GIMS में, एंड दे could manage to get a seat out of that intake of 300 students what we get from all across India. सर, एडमिशन प्रोसेस तो आपने बता दिया और मुझे सुन के लगा कि यार अगर नहीं भी दिया एंट्रेंस तो हमारे पास अभी भी मौका है कि हम विदाउट एंट्रेंस भी आपका पर्सनल एंट्रेंस देके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एडमिशन की तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है फीस का। सर, फीस क्या रहने वाली है इस साल? और फीस के साथ एक और मुद्दा, ये जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो स्कॉलरशिप स्कीम क्या क्या ले सकते हैं आपके कैंपस में? ठीक है, so the cost of course is going to be 8.37 lakhs for the entire 2 years course. ओके, जो कि मुझे लगता है कि एक अफोर्डेबल फीस है और स्टूडेंट्स के पॉकेट फ्रेंडली बजट में आता है। और इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, जो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हम एक्सेप्ट करते हैं, लाइक कैट, मैट एंड ZAT अलॉन्ग विद CMAT। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छे स्कोरर्स, मोर देन 70 परसेंटाइल्स के स्टूडेंट्स हमारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा अपना एंट्रेंस एग्जाम भी है जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, उसमें भी अच्छे स्कोर लाने वाले स्टूडेंट्स हमारे स्कॉलरशिप को अवेल कर पाएंगे। उसके अलावा कुछ और भी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें स्पोर्ट्स कोटा में अगर कोई अचीवमेंट है स्टूडेंट्स का, उसमें भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। काफी सारी कैटेगरीज। एग्जैक्टली, सो 4-5 कैटेगरीज हैं जहां पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हुए स्टूडेंट ले सकता है, राइट? सर, जब फीस की बात होती है ना तो मन में सवाल आता है क्या क्या चीजें हमें इस प्रोग्राम में मिलने वाली हैं। और जब हम PGDM की बात करते हैं, आपने भी कहा इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इंडस्ट्री के द्वारा इंडस्ट्री के लिए डिजाइन प्रोग्राम में से एक है। तो सर, यहाँ बच्चे को क्या क्या आप दे रहे हैं अगर मैं बात करूँ GIMS कैंपस की? तो ठीक है, सो वन थिंग इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम व्हाट वी आर ऑफरिंग हियर, जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है वो है PGDM, जो कि एक इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड PGDM प्रोग्राम है, एंड इट हैज गॉट द इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन एज वेल। ओके, सो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड है। तो उस डुअल स्पेशलाइजेशन के साथ साथ हम जो करा रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल एनहांसमेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, स्किल ऑगमेंटेड सर्टिफिकेशंस हम इसे कहते हैं, व्हिच इज पावर्ड बाय कोर्सेरा एक्सक्लूसिवली। तो कोर्सेरा के साथ GIMS के इस कोलैबोरेशन में
there are a bouquet of 1200 certifications courses through which student can get at least 40 to 45 certifications till the end of the 40 course. to 45 Yes, exactly. 40 to 45 certifications till the end of the course. तो ये है जो उनकी प्रोफाइलिंग को और स्ट्रेंथ अप करती है, उनकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बनाती है और उन्हें प्लेसेबल बनाती है। इसके साथ ही साथ हम स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इमोशन प्रोग्राम के थ्रू इंटरनेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बच्चों को लाइफ प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और प्लस 6 मंथ्स की रिगरस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें अधिकतर ऐसे स्टूडेंट्स भी हम देखते हैं जो अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के दौरान ही उन कंपनीज के पीपीओ ले लेते हैं, प्लेसमेंट ऑफर। एग्जैक्टली। सो वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को वो डिमांडिंग पोजीशन प्रोवाइड करती है, वो नेगोशिएशन पावर प्रोवाइड करती है दैट दे डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर देयर प्लेसमेंट्स एनीमोर, because they are already in that position that the student is going to demand for a better package or negotiate with any of their companies for a better package. Right. So that's what we are known for. Okay. सर आपने बताया कितने सारे सर्टिफिकेशंस हैं आपके, इतनी सारी इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है, तो कोर्स तो काफी अच्छा है, बट एक मेरा डाउट है, मेरा ही नहीं काफी सारे दर्शकों का भी डाउट है। आप जब बात करते हैं GIMS ग्रुप की, तो ये जेनायोटी का पार्ट है, राइट? और जेनायोटी में MBA भी चलता है और बाकी कोर्सेज भी हैं। PGDM कैसे डिफरेंट होगा MBA से यहाँ पे? ठीक है। So GIMS definitely it's a part of GNIT group of institution, that group which has holding a long legacy of more than 25 years of excellence. और इस 25 years में हमने जो create किया है वो है huge alumni community, जो कि more than 20,000 pass out students की community बन चुकी है। अब GIMS की अगर हम बात करें, GIMS is a dedicated institution which was only formed to take care of its PGDM program. So as a B school, GIMS is a dedicated institution जो कि सिर्फ और सिर्फ PGDM कोर्स को ही टेक केयर कर रहा है। इसी तरह से हमारे और भी ऐसे कैंपसेस हैं जो डिफरेंट कोर्सेज को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो GNIT इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अलग है, GNIT MBA इंस्टीट्यूट जो कि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, और इसी तरह से और भी दूसरे कोर्सेज के साथ हमारे डिफरेंट कैंपसेस, डिफरेंट कॉलेजेस हमारे रन कर रहा है। और क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बात हो रही है GIMS की, तो GIMS is a B school which is only known for offering the flagship program which is PGDM. तो यहाँ पे कंप्लीटली अलग एक प्रोग्राम मिलेगा, अलग इंफ्रा के साथ, अलग चीजों के साथ। देखिए it is a completely dedicated institution, तो वो सारे रिसोर्सेज डेडिकेटेड है ओनली टुवर्ड्स दैट मैनेजमेंट कोर्स या फिर डिफरेंट अदर कोर्सेज हैं उनके लिए। सो डायरेक्टर अलग हैं जो कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन या पूरी जो कैंपस को हैंडल कर रहा है, प्लेसमेंट टीम अलग है, फैकल्टीज अलग है, बहुत कुछ वो अलग है। एग्जैक्टली। सर कैंपस अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है, सर्टिफिकेशन इतने सारे हैं, फीस आपने बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है उन पेरेंट्स के लिए जो लोन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। सर लोन, एजुकेशन लोन लेने में क्या मदद करेगा कॉलेज? सी एजुकेशन लोन के लिए कैंपस आपको हेल्प करता है थ्रू दैट गवर्नमेंट पोर्टल विच इज विद्यालक्ष्मी एजुकेशन पोर्टल है। इसके थ्रू आप अपने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, एंड जहाँ पर ये आपका रेसिडेंस होगा वहाँ से आपका लोन अप्लाई करने में कैंपस आपको हेल्प करता है। आपके एप्लीकेशन फाइल करने से लेकर के आपके डिस्बर्समेंट तक कैंपस आपके साथ है, पूरा एक डेडिकेटेड टीम के साथ, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोन असिस्टेंस के लिए ही बनाई गई है, स्टूडेंट्स को हर लेवल पे हेल्प कर सके, उन्हें गाइड कर सके। तो लोन असिस्टेंस कैंपस की तरफ से डेफिनेटली प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन यस, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बच्चों को करना होता है, कुछ विजिट्स आपको बैंक के पास करनी होती हैं, तो उसके लिए भी आप कॉलेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के साथ बनाना पड़ेगा। या एग्जैक्टली, कोऑर्डिनेशन के साथ आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं जिससे आपका लोन डिस्बर्समेंट प्रोसेस इजी हो। तो यहाँ पे सर ने बता दिया कि कंप्लीटली कॉलेज आपको सपोर्ट करने वाला है, बट हाँ आपको थोड़ा सिंक में रहना पड़ेगा। सर पूरी चर्चा कब एंड तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं चला, और आपसे बात करके लगा ही नहीं कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, और आप जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं इस वीडियो में वो भी इस बात से सहमत रहेंगे कि सभी क्वेश्चंस का जवाब सर ने बहुत अच्छे से दिया और बहुत सारे पॉइंट्स आपको क्लियर भी हुए होंगे। सर जो हमें दर्शक देख रहे हैं जो एंड तक बने हुए हैं, कई सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो एंड तक नहीं बने होंगे, बट जो बने हुए हैं हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे 2025 के लिए? ओके, सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनमें एक घबराहट है, एक डर है अपने करियर को लेकर के। तो सबसे पहला जो सजेशन मेरा होगा उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप
अपने ऊपर डाउट ना करें, कॉन्फिडेंट रहें और जितना स्किल सेट आप एक्वायर कर सकते हैं उन सारे स्किल्स के ऊपर आप काम करें। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें और अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट करने के लिए उन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें जो कैंपस आपको प्रोवाइड करेगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक अपकमिंग ऐसा एकेडमिक सेशन है जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रहा है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ जो कैंपस की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है उन्हें स्टूडेंट्स अपने लिए इस्तेमाल करें, उस प्लेटफॉर्म को अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। और मुझे लगता है कि स्काई इज द लिमिट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु ऑलवेज बिलीव इन देमसेल्फ। सो दैट इज माय सजेशन टू द स्टूडेंट्स। तो सर ने कह दिया है रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है, सीट बेल्ट लगा लें, एंजॉय करें राइड को, मेहनत करें और आखिरी में फल तो आपको मिलने ही वाला है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थे अंकित आनंद सर, जिन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और आपके बहुत सारे डाउट हमने आज की चर्चा के माध्यम से क्लियर करने की पूरी कोशिश की। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें और भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक बेहतरीन विकल्प चूज करने में आप सभी बच्चे सफल रहेंगे। Thank you so much for watching us. Best of luck.